नमस्कार साथियों। जीएस टाउन के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम जो है वो कल और परसों होगा। कुछ लोगों का कल होगा और कुछ लोगों का परसों होगा। और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है वो हो चुकी होगी और आप रिवीजन कर रहे होंगे अपने क्वेश्चंस के। तो उसी रिवीजन को और हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए आज हम पॉलिटी पार्ट 2 लाए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो तो पहला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का जो दर्जा है वो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ठीक है, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसको 69 संविधान संशोधन से इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया? तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है उसको भारत का राज्य बनाया गया। ठीक है, जो कि 1974 में बनाया गया। ठीक है, और जो है 36 36वें संविधान संशोधन से जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, और जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो ये भारत का 22वां, कौन सा 22वां जो है राज्य बना। ठीक है, चलिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो भाषाई आधार पर जो है राज्यों का गठन जो है वो 1956 में किया गया। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जो है वो सांविधिक प्राधिकारी कौन है? तो इसमें जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने की जो अधिकार है, सर्वोच्च अधिकार है, वो किसमें है, इसमें ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति में है ये शक्तियां, भारत के प्रधानमंत्री में है, या समाज कल्याण मंत्री में है, या चौथा ऑप्शन जो है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष के पास है। तो ये शक्तियां किसके पास हैं? तो ये शक्तियां जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति में है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित करने की जो शक्ति है वो है भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, चलिए, निम्न क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो नागरिकों की शिकायत पर, आर्थिक मामलों पर, विधि निर्माण पर, या कार्मिकों के मामले में राज्य सरकार की स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है। इसमें से किस पर इस राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायत पर, नागरिकों की शिकायत पर राज्य सरकार की स्थानीय इकाई का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, चलिए, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत,
पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। तीसरा ऑप्शन जो है ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति। और चौथा जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जो त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायत की, पंचायती राज की, वो इसमें से सही क्रम क्या होगा? ठीक है, तो इसमें सही क्रम जो है वो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सभी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान का 52वां जो संविधान संशोधन है वो संबंधित है किससे? ठीक है, निर्वाचन से, आरक्षण से, या दल बदल कानून से। और चौथा ऑप्शन जो है वो अल्पसंख्यक संरक्षण से। तो जो सही आंसर होगा वो दल बदल से होगा। तो 52वां जो संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से दिनेश गोस्वामी समिति निम्नलिखित में से दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। तो किस चीज की दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी? दिनेश गोस्वामी समिति ने, चलिए देखते हैं, राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की सिफारिश की थी, लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की सिफारिश की थी, लोकसभा में चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी, या चौथा ऑप्शन जो है लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की सिफारिश की थी। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति है उसने लोकसभा में चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में सरकारी निधियन की सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई? ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो हो जाएगा ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाताओं की जो उम्र है वो पहले 21 थी, उसको घटा करके 18 कर दी गई। ठीक है, ये 1988 में किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में मतदाताओं की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो जो संघ राज्य संबंध जो है देखते हैं, सरकारी आयोग संबंधित नहीं है, राजमन्नार आयोग संबंधित नहीं है, इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित नहीं है, या फिर पुंछी आयोग जो है वो संबंधित नहीं है। तो इसमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो भारत के संघ राज्य संबंध से संबंधित जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? ये है चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है वो कौन सा, इसमें पूछा जा रहा है इसमें कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है उसकी स्थापना जो है वो
1963 में हुई है। ठीक है। और अगला ऑप्शन है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना जो है वो 1964 में हुई है। और अगला ऑप्शन भ्रष्टाचार निरोधक कानून जो है वो 1988 में हुई है। ठीक है। और अगला ऑप्शन जो है प्रवर्तन निदेशालय जो है वो 1956 में इसमें दिया गया है। ठीक है। जो कि प्रवर्तन निदेशालय जो है वो है 2000 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। चलिए, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में? तो जो शुल्क है, शुल्क और कर लगाने की जो अधिकार है, ठीक है, वो है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो है वे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के जो उपबंध है उसको दिया गया है। तो जो ये 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची होती है उसमें जो है शुल्क और कर लगाने का जो उपबंध है उसको दिया होता है। तो 7वीं अनुसूची हो जाएगा ये इसका आंसर सही। ठीक है। और 6वीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो 6ठी अनुसूची में जो उपबंध दिए गए हैं वो इन राज्यों से संबंधित उपबंध दिए गए हैं 6वीं अनुसूची में। ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित जो उपबंध हैं वो दिए गए हैं। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 7वीं अनुसूची में ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के उद्देशिका, उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक है। तो उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। तो हमारे जो संविधान में उद्देशिका है उसमें निम्न में से जो शब्द नहीं है वो कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संप्रभु या लोक कल्याण? तो हमारे जो प्रस्तावना या उद्देशिका है उसमें जो है वो लोक कल्याण शब्द मौजूद नहीं है। ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्यों का जो प्रशासन होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है वो 14 अनुच्छेद 14 करता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने एवं संचालित करने का अधिकार जो है वो प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30 जो है वो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने तथा संचालित करने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 30 में प्रदान करता है। ठीक है। चलिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, इसमें यह पूछा जा रहा है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो राज्य में क्यों शामिल किए गए हैं?
राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन कौन राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? चलिए देख लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो हैं, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2 और 4 वो जो है सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है उसका अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास है संसद के द्वारा, या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आहुति की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट से तात्पर्य है, कैबिनेट से तात्पर्य शासन के सभी मंत्रीगण से है, कैबिनेट स्तर के मंत्री से है, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री के साथ है, या फिर ऑप्शन डी राज्य मंत्री के साथ है। तो जो कैबिनेट से इसमें तात्पर्य पूछा गया है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री से है, तो इसका ऑप्शन जो है बी वो सही होगा। ठीक है, कैबिनेट में जो है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, जो राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश हैं उनके वेतन कहां से दिए जाते हैं? तो भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, ठीक है, भारत की आकस्मिकता निधि से, या फिर ऑप्शन डी राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा वो राज्य की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से जो है राज्य न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये सब ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और बार बार पढ़िएगा ये क्वेश्चंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो जो भारतीय संघीय न्यायालय है वो कब स्थापित किया गया? वो 1937 में। 1937 जो है भारत सरकार अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 के द्वारा ये 1937 में जो है वो स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में
उप कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो अंतरिम सरकार 1947 के उप कार्यपालिका परिषद के उप सभापति जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अंतरिम सरकार के उप कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो सलाहकार समिति थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा इसमें, जो संविधान सभा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति थी, उसके अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है, वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण जो है वो किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा जो है वो किससे संबंधित है? ये सब चीजें चलिए देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो तीसरे अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 148 सॉरी, ठीक है, 148 जो है वो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग से जो संबंधित है वो किससे कौन सा अनुच्छेद है? वो है अनुच्छेद 280 जो अनुच्छेद है वो वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, और प्रशासनिक अधिकरण जो है वो अनुच्छेद 323 ए से संबंधित है। ठीक है, और जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 1 से संबंधित है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 315, ठीक है, तो ये अनुच्छेद 315 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये देखिए इसमें कौन सा मिल रहा है अनुच्छेद, तो ये ऑप्शन ए जो है अनुच्छेद, ये ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने में पात्र नहीं होता है। तो इसका आंसर जो है आगे देख लेते हैं, वह स्वयं प्रत्याशी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अथवा बहुमत सिद्ध करना शेष हो। अगला ऑप्शन है, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो इसका 26 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। चलिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, तो इसमें ऐसा कौन सा वो अधिकार है कि क्या नाम है, राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्रपति को ऐसा कौन सा अधिकार है जो नहीं देता। ठीक है, चलिए
प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपात लागू करने का। इसमें से राष्ट्रपति के पास कौन सा अधिकार नहीं होता? सॉरी। तो जो है राष्ट्रपति के पास जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता। ये अधिकार जो है वो राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, राज्यपाल के पास जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार होता है। और भारतीय संविधान जो है राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने का अधिकार नहीं देता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? चलिए, लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, अनुच्छेद 75 का 3 के अनुसार, या फिर अनुच्छेद 74 3 के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो है मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? लोकसभा के प्रति जो सामूहिक मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो वो लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, और अनुच्छेद 75 3 के अनुसार। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन जो है वो सही होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो भारत सरकार को ऐसा कौन है जो विधि से संबंधित जो है वो सलाह देता है? तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि मंत्रालय, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें से भारत सरकार को जो है वो विधि से संबंधित जो है परामर्श कौन देता है? तो विधि से संबंधित जो परामर्श है वो भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत सरकार को जो है विधि से संबंधित परामर्श देता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम इसमें पूछ रहा है। तो कम से कम जो है वो 2 बार जो है वो एक साल में कम से कम बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, और 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 माह से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा के सत्र बुलाए जाने की। ठीक है, तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है वो लोकसभा का सत्र बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। तो लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा तथा भारत सरकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा नमित शर्मा तथा बनाम भारत सरकार। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, इसमें ये है कि जो सरकार द्वारा जो कार्य हो रहे हैं या कोई भी क्रियाकलाप हो रहा है वो जो है वो नागरिकों को जानने का अधिकार देता है। ठीक है, ये नमित शर्मा और बना भारत सरकार।
ठीक है, चलिए। राज्यसभा के सदस्यों को किससे संबंधित नहीं किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी से, एस्टीमेट कमेटी से और सार्वजनिक उद्यम कमेटी से। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो एस्टीमेट कमेटी से, ठीक है, ये ऑप्शन जो है उसका सही होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत संविधान में ली गई हैं? तो ब्रिटिश संविधान में जो है कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, न्यायालय की स्वतंत्रता, संसदीय प्रणाली, जो ये चारों ऑप्शंस हैं, इसमें कौन कौन सी जो है ब्रिटिश संविधान से हमने अपने संविधान में लिया है? ठीक है, तो हमने अपने संविधान में कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश संविधान से लिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा इसमें कौन सा सही होगा? ये पहला, दूसरा और चौथा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, न्याय में सम्मिलित सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो जो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो ये न्याय है वो हमने रूस से लिया है, ठीक है। तो हमने इसको रूस से लिया है। अगला क्वेश्चन है, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग कौन कौन शामिल नहीं है, कौन कौन शामिल है? ठीक है, चलिए तो इसको देख लेते हैं कौन कौन शामिल है। एस.के. धर, न्यायमूर्ति फजल अली और के.एम. पडिक्कर ये शामिल थे, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. पडिक्कर और एस.के. धर ये शामिल थे। और तीसरा ऑप्शन जो है न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू या फिर के.एम. पडिक्कर ये शामिल थे, या फिर के.एम. पडिक्कर, सरदार पटेल या न्यायमूर्ति फजल अली ये शामिल थे। राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन शामिल था? ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग में जो कौन शामिल था, इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर जो हैं वो राज्य पुनर्गठन आयोग में सम्मिलित थे, ठीक है। चलिए, तो सुपर 30+5 क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और रिवीजन करते रहिए, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, ठीक है। और हमारे चैनल को जो है वो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारा जो टेलीग्राम जो चैनल है, पेज है, उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम जो है वो जीएस टाउन ऑफिशियल जो है, इस पे टेलीग्राम पे जाकर के इसको फॉलो कर लीजिए आप, ठीक है। आपको इससे जो इसकी पीडीएफ है उसको वो भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।